ग्लोबलाइजेशन, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद इंटरनेट, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, मतलब पिछले 50 साल की दुनिया, है ना? ऐसा ही लगता है कि ये सब कुछ हाल फिलहाल में ही शुरू हुआ है। पर क्या ये कहानी वाकई सिर्फ 50 साल पुरानी है? जी नहीं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो तो एक बिल्कुल ही अलग दास्तां सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुरानी है, जिसमें व्यापार भी है, जीत भी है और लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना भी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और देखते हैं कि कैसे दुनिया के एक कोने में हुई कोई हलचल दूसरे कोने में बैठे लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती थी। ये जानकर शायद यकीन न हो, पर आज से कोई 5000 साल पहले, हाँ 5000 साल पहले, सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिम एशिया के साथ एक एक्टिव समुद्री व्यापार था। मतलब जरा सोचिए, उस जमाने में भी लोग हजारों किलोमीटर का सफर तय कर रहे थे। और हाँ, ये व्यापार सिर्फ सोना, चांदी या मसालों जैसी कीमती चीजों का नहीं था। एक बहुत ही दिलचस्प मिसाल है कौड़ियों की। मालदीव में मिलने वाली ये छोटी छोटी कौड़ियां, पता है, हजारों साल तक चीन से लेकर पूर्वी अफ्रीका तक करेंसी की तरह, यानी पैसे की तरह इस्तेमाल होती थी। सोचकर देखिए, एक नन्ही सी कौड़ी एक तरह की ग्लोबल करेंसी थी। इन पुराने कनेक्शनों की बात करें तो सबसे बड़ा नाम आता है सिल्क रूट का। पर एक मिनट, ये कोई एक सीधी सादी सड़क नहीं थी। नहीं, ये तो जमीनी और समुद्री रास्तों का एक बहुत बड़ा जाल था। कह सकते हैं कि ये एक तरह का एंशिएंट हाईवे नेटवर्क था। तो इस हाईवे पर ट्रैफिक किस चीज का था? देखिए, चीन से निकलता था रेशम और मिट्टी के बर्तन। भारत और साउथ ईस्ट एशिया से कपड़े और मसाले पश्चिम की तरफ जाते थे, और बदले में यूरोप से सोना, चांदी जैसी कीमती चीजें एशिया पहुंचती थीं। एक पूरा टू वे ट्रेड चल रहा था। लेकिन यहां एक और भी दिलचस्प बात है। इस रूट पर सबसे जरूरी चीज जो सफर कर रही थी, वो सामान नहीं था, वो थे आइडियाज, विचार और आस्था। ये आस्था और विचारों का भी हाईवे था। इन्हीं रास्तों से तो बौद्ध धर्म पूरे एशिया में फैला, ईसाई धर्म के प्रचारक भी इन्हीं रास्तों से गुजरे, और इस्लाम के शुरुआती संदेश भी इन्हीं रास्तों से आगे बढ़े। और देखिए, व्यापार और संस्कृति का ये मेल जोल ना सीधा हमारी खाने की प्लेट तक पहुंचता है। एक बहुत मशहूर कहानी है कि कैसे चीन के नूडल्स ने पश्चिम का सफर किया और इटली पहुंचकर स्पैगेटी बन गए। मतलब हमारी रसोई में भी सदियों पुराने ग्लोबल कनेक्शंस छिपे हुए हैं। तो अब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां दुनिया का जुड़ना बहुत तेज हो गया। ये वो दौर था जब अमेरिका की खोज हुई, और इस जुड़ाव की रफ्तार तो बढ़ी, पर यह अक्सर बहुत हिंसक और तबाही लाने वाला भी साबित हुआ। जरा सोचिए, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च आज हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, पर यकीन करना मुश्किल है कि 500 साल पहले एशिया और यूरोप में कोई इन्हें जानता तक नहीं था। ये सब चीजें दुनिया के इस हिस्से में तब पहुंची जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिकी महाद्वीप पर उतरा। और इन सब में आलू की कहानी तो बिल्कुल अलग है। एक तरफ इसने यूरोप के गरीबों की जिंदगी ही बदल दी, उन्हें एक सस्ता और पौष्टिक खाना मिला। पर दूसरी तरफ इसी आलू पर हद से ज्यादा निर्भरता आयरलैंड के लिए एक अभिशाप बन गई। 1840 के दशक में जब एक बीमारी ने वहां आलू की पूरी फसल बर्बाद कर दी, तो लाखों लोग भुखमरी से मर गए। ये दिखाता है कि ग्लोबलाइजेशन का एक खतरनाक पहलू भी हो सकता है। लेकिन खाने पीने की चीजों के अलावा यूरोपीय अपने साथ एक और चीज लेकर आए जो बहुत ज्यादा जानलेवा थी। उनका सबसे घातक हथियार कोई बंदूक या तलवार नहीं था, बल्कि वो थे कीटाणु, खासकर चेचक के कीटाणु। अमेरिका के मूल निवासियों के शरीर में इन बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी थी ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि यूरोपीय सैनिकों के पहुंचने से बहुत पहले ही चेचक की बीमारी ने वहां की पूरी आबादियों को खत्म कर दिया। कुछ लोग तो इसे बायोलॉजिकल वॉरफेयर का एक शुरुआती रूप भी कहते हैं। तो देखिए, सदियों से ये सब कुछ हो तो रहा था, पर बहुत धीमी रफ्तार से। लेकिन फिर आई 19वीं सदी, और ऐसा लगा जैसे किसी ने ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया का फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो। दुनिया अचानक से सिकुड़ गई, बहुत छोटी हो गई। इस दौर में खास तौर पर 3 चीजों का प्रवाह यानी प्रवाह बहुत तेज हो गया। पहला था व्यापार का प्रवाह, मतलब सामान का। दूसरा था श्रम का प्रवाह, यानी लोगों का काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना। और तीसरा था पूंजी का प्रवाह, मतलब पैसा जो निवेश के लिए दुनिया भर में घूम रहा था। और इस तेजी का एक बड़ा कारण था ब्रिटेन। वहां कॉर्न लॉज नाम के कुछ कानून थे जिन्हें हटा दिया गया। इसके हटते ही बाहर से सस्ता अनाज ब्रिटेन के बाजारों में आने लगा। अब ब्रिटेन के स्थानीय किसान तो इसका मुकाबला कर नहीं पाए।
और वहाँ खाने की डिमांड बढ़ गई। इस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर बड़े बड़े खेत तैयार किए गए। और इन नए खेतों और बसते हुए नए शहरों में काम कौन करेगा? इसके लिए 19वीं सदी में यूरोप से लगभग 5 करोड़ लोग, जी हां 50 मिलियन लोग, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गए। ये एक तरह से पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग था। इस पूरे ग्लोबल सिस्टम को चलाने में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ था। एक छोटा सा पर जबरदस्त उदाहरण है रेफ्रिजरेटेड जहाज का। सोचिए, बस इस एक आविष्कार ने अमेरिका से यूरोप तक मांस भेजना मुमकिन कर दिया। इससे यूरोप में मांस इतना सस्ता हो गया कि गरीब लोग भी उसे खरीद सकते थे। मतलब एक आविष्कार और लाखों लोगों की जिंदगी और सेहत बदल गई। पर जैसा कि हमने पहले भी देखा, इस जुड़ाव का एक स्याह पहलू भी था, एक डार्क साइड। व्यापार बढ़ने की ये कीमत दुनिया के कई हिस्सों ने अपनी आज़ादी खोकर चुकाई, और इसी को हम कहते हैं उपनिवेशवाद या कॉलोनियलिज्म। कभी अफ्रीका का नक्शा ध्यान से देखा है? कई देशों की सीमाएं एकदम सीधी रेखाओं जैसी हैं, जैसे किसी ने स्केल रखकर खींच दी हों। ऐसा पता है क्यों है? क्योंकि 1885 में यूरोप की बड़ी ताकतों ने बर्लिन में एक मीटिंग की और एक मेज पर बैठकर पूरे अफ्रीका महाद्वीप का नक्शा रखकर उसे आपस में बांट लिया। और इस बंटवारे का असर बहुत भयानक हुआ। यूरोप से लाए गए मवेशियों के साथ एक बीमारी आई, रिंडरपेस्ट। ये बीमारी जंगल की आग की तरह फैली और कुछ ही सालों में इसने अफ्रीका के 90% मवेशियों को खत्म कर दिया। 90%। इससे वहां की लोकल इकोनॉमी पूरी तरह तबाह हो गई और लोगों के पास मजदूरी करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। ऐसी ही एक और दर्दनाक कहानी है गिरमिटिया मजदूरों की। जब दुनिया भर में गुलामी खत्म हुई तो बागानों और खदानों के मालिकों को सस्ते मजदूर चाहिए थे। तो एजेंटों ने भारत और चीन के गरीब लोगों को झूठे वादे करके फंसाया और उन्हें काम करने के लिए दूर दराज के देशों में ले गए। वहां उनसे जानवरों की तरह काम लिया जाता था, कोई अधिकार नहीं थे। इसीलिए इसे गुलामी का एक नया सिस्टम, अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी भी कहा गया। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद इन लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, बल्कि उसे वहां की लोकल संस्कृति के साथ मिलाकर एक नया ही रूप दे दिया। जैसे त्रिनिदाद में मुहर्रम का जुलूस एक लोकल कार्निवल होज़े बन गया। भारतीय और कैरेबियन म्यूजिक के मेल से चटनी म्यूजिक जैसा नया जॉनरा पैदा हुआ। वीएस नायापॉल और शिव नारायणन चंद्रपॉल जैसे बड़े नाम हमें इसी विरासत की याद दिलाते हैं। और इस ग्लोबल इकोनॉमी के सेंटर में भारत की भूमिका बहुत कॉम्प्लेक्स थी। अंग्रेजों ने एक कमाल का लेकिन बहुत ही शोषण भरा सिस्टम बनाया था। देखिए, वो भारत में किसानों से जबरदस्ती अफीम उगवाते, इस अफीम को चीन को बेचते और उससे जो पैसा मिलता उससे चीन से अपने लिए चाय खरीदते थे। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था एक तरह से पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक ग्लोबल एटीएम का काम कर रही थी। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि वैश्वीकरण कोई नई चीज नहीं है। ये हजारों साल से चल रहा है और ये हमेशा से एक दो-धारी तलवार रहा है। इसने दुनिया को जोड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर ये जुड़ाव बहुत ही असमान शर्तों पर हुआ है। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। 19वीं सदी में एक रेफ्रिजरेटेड जहाज या एक बीमारी ने दुनिया का नक्शा बदल दिया था। अगर आज हम अपने आसपास देखें तो वो कौन सी शान तकनीकें और घटनाएं हैं जो आज के रेफ्रिजरेटेड जहाज हैं, जो इसी तरह चुपचाप हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल